मेरे पीरियड शुरू हो गए हैं। अब दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगा। बद्री की तरह गांव में और भी कई लोग थे जो कहने को तो मर्द थे, मगर उनको औरतों की तरह हर महीने पीरियड्स होते थे, और ये सब चुड़ैल के कारण ही हो रहा था। ये कहानी है शाहपुरा नाम के एक गांव की। रात का समय था और सब गांव वाले गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी कोई बद्री का दरवाजा खटखटाता है। पूनम, जरा देखो इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटाने लगा है। कौन है? अरे मुंह में बोल नहीं है क्या? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने तो दो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दरवाजा खोलिए। ये सुनकर बद्री अपनी पत्नी पूनम से कहता है, लगता है कोई दुखी औरत है। दरवाजा खोलकर देखो तो आखिर उसे क्या तकलीफ है। बद्री के कहने पर जैसे ही पूनम दरवाजा खोलती है, अचानक तूफानी हवा का झोंका घर के अंदर घुस आता है। पूनम और बद्री डर जाते हैं। ये क्या पूनम, बाहर तो कोई भी नहीं है। एकाएक वो औरत कहाँ गायब हो गई। तभी एक चुड़ैल उनके सामने आ खड़ी होती है और बद्री उसे देखते हुए कहता है, चुड़ैल, तुम मेरे घर क्यों आई हो? तुम क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें और तुम्हारे पति को अपना आशीर्वाद देने चली आई। ये कहकर चुड़ैल बद्री और पूनम पर अपना जादू करके गायब हो जाती है। और फिर अगले दिन सुबह जैसे ही बद्री जागता है तो देखता है कि उसके कपड़े खून से सने हुए हैं और पूरे बिस्तर पर भी खून बिखरा पड़ा है। ये देखकर वो जोर जोर से चीखने लगता है। अरे ये क्या हो गया रे? नाश हो उस चुड़ैल का, मुझे भी वही बना दिया वही। बद्री का रोना चीखना सुनकर पूनम भागते हुए आती है और उसकी हालत देखकर हैरान होते हुए कहती है, हाय राम, ये क्या हो गया है? वही हो गया पूनम जो गांव के कई और मर्दों को भी हो रहा है। मेरे पीरियड शुरू हो गए हैं। अब दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगा। बद्री की तरह गांव में और भी कई लोग थे जो कहने को तो मर्द थे, मगर उनको औरतों की तरह हर महीने पीरियड्स होते थे, और ये सब चुड़ैल के कारण ही हो रहा था। इसीलिए गांव के मर्दों के दिलों में चुड़ैल के नाम का गहरा डर बैठा हुआ था। लो भाई, उस चुड़ैल ने बद्री को भी हमारे जैसा बना दिया। न जाने कमबख्त किस जन्म का बदला ले रही है हमसे। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे तो सरफरी चुड़ैल लगती है भैया। हम मर्दों के साथ मजाक कर रही है, मजाक। तभी गांव की कई औरतें आ जाती हैं और उनमें बद्री की पत्नी पूनम भी होती है। पूनम उनकी बातें सुनकर कहती है, चुड़ैल अकेले आप मर्दों पर ही जुल्म थोड़ी ना ढा रही है, वो हम औरतों पर भी तो जुल्म कर रही है। और नहीं तो क्या, जिसके मर्द के पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं उसकी औरतों के पीरियड्स आना भी तो बंद हो जाते हैं। ये भी तो हो रहा है। ये भी तो जुल्म ही है ना। वैसे तो इस गांव की हर रात चुड़ैल के खौफ में गुजरती है, मगर अमावस्या की रात तो और भी खौफनाक हो जाती है। गांव की बड़ी बड़ी गलियों में खून की लकीरें नजर आती हैं और बरगद के पुराने पेड़ से खून टपकने लगता है। साथ ही किसी लड़की की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगती हैं। बरगद से आने वाली चीखें, बचाओ, कोई तो रहम करो, कोई तो मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है। अमावस्या की रात को भय के कारण घरों में लोग दुबक के बैठ जाते हैं और सुबह होने पर अपने अपने घरों से निकलते हैं तो खून से सनी गली और बरगद के पेड़ से टपकते खून को देखकर सचमुच हैरान रह जाते हैं। कोई ना कोई राज तो जरूर है। गांव में कभी न कभी तो जरूर कोई अनहोनी घटना घटी है और उसका संबंध जरूर इस चुड़ैल से रहा होगा। कुछ दिन बाद गांव के जमींदार कंवर सिंह अपनी पत्नी के साथ सालों बाद आता है। शाम को उसकी नौकरानी बिमला चाय लेकर आती है तो कंवर सिंह उसके कपड़ों पर खून का दाग देखकर कहता है, अरे ओ बिमला, ये तुम्हारे कपड़ों पर खून का दाग कैसा? ओ हमारा पीरियड्स आया है ना ठाकुर साहब, इसीलिए। पीरियड्स का नाम सुनते ही जमींदार भड़क उठता है और बिमला को बेइज्जत करते हुए कहता है, 2 टके की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत की इस गंदी हालत में हवेली में घुस आई? हाँ, ये सब तो कुदरत का देन है ना ठाकुर साहिब। पीरियड्स तो शुभ के लिए होता है, फिर भला इसके बारे में अशुभ विचार काहे रखते हो आप?
मुझे सीख देने की कोशिश की तो बंदूक उठाकर अभी सीने में गोली दाग दूंगा। अपवित्र औरत, खैर चाहती है तो दफा हो जा और फिर कभी दिखाई मत देना। उसी रात जब जमींदार कंवर सिंह अपने कमरे में सोया हुआ होता है तो अचानक ही दरवाजे पर खटखट होने लगती है। साहेब, ओ ठाकुर साहेब, तनिक दरवाजा तो खोलो, खोलो, हमका तुमसे मिलना है। अच्छा, तो तू अभी तक गई नहीं हवेली से? ठहर, तुझे अभी बताता हूँ। ये कहकर जमींदार कंवर सिंह जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके सामने चुड़ैल खड़ी होती है। कौन हो तुम? दिखाई नहीं देता क्या? मैं चुड़ैल हूँ। मैं ठाकुर हूँ ठाकुर, मैं चुड़ैल से नहीं डरता। पर बहुत जल्दी डरने लगेगा ठाकुर, समझा? ये कहकर चुड़ैल जमींदार कंवर सिंह पर अपना जादू करके अदृश्य हो जाती है और कुछ देर बाद जमींदार जोर जोर से चीखने लगता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे तो पीरियड्स की बीमारी हो गई। ये सब उस चुड़ैल ने किया है और मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं। अगले ही दिन जमींदार एक सिद्ध महात्मा को गांव में लेकर आता है और जैसे ही उनकी कार पुराने बरगद के पास आकर रुकती है, गांव वालों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। महात्मा जी मंत्र पढ़ते हैं और उनके मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल प्रकट हो जाती है। महात्मा जी कहते हैं, कौन हो तुम और इन गांव वालों पर जुल्म क्यों ढा रही हो? जब तक ये पीरियड्स वाली महिलाओं और लड़कियों को अपवित्र समझकर उन पर जुल्म ढाएंगे, तब तक मैं इन पर ऐसे ही जुल्म ढाऊंगी। ये सुनकर महात्मा जी कहते हैं, चुड़ैल, हमें बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। जो भी तुम पर बीता है सब सच सच बताओ, वरना हम तुम्हें भस्म कर देंगे। ये सुनकर चुड़ैल डर जाती है और आप बीती बताने लगती है। 40 साल पहले की बात है। उस समय यहाँ के जमींदार प्रताप सिंह थे। एक बार जमींदार ने गांव में एक महाभोज का आयोजन किया। उस समय मेरे पीरियड्स आए हुए थे और मैं भोजन खाने चली आई। राम राम, अरे गजब हो गया जमींदार जी, सब अपवित्र हो गया। ऐसा क्या हुआ पंडित जी? इस लड़की को देखो कैसे खून में सनी है, शर्म लाज त्याग कर भोज में चली आई, सब मिट्टी में मिल गया। इसे तो महामारी आई है, इस पापिन ने तो सत्यानाश कर दिया। अबे ओ सांगा, पकड़ो इस पापिन को, इसे तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि 100 साल तक कोई औरत ऐसा पाप करने की हिम्मत नहीं करेगी। जमींदार के कहते ही उसके आदमी सुनीता को गली में घसीटने लगते हैं और गली में खून की लकीरें बनती जाती हैं। वे सुनीता को बरगद के नीचे ले जाकर फांसी पर लटकाने लगते हैं। बचाओ, कोई तो रहम करो, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। चुप कर पापिन, तेरे पाप की ये भी बहुत कम सजा है। चुड़ैल की आप बीती सुनकर सबके सिर झुक जाते हैं और लोग उससे माफी मांगते हुए कहते हैं, ये गलती तो हम में से भी बहुत लोग करते हैं। जो पीरियड संतान सुख का घोतक होता है, उसी को हम औरत पर अभिशाप समझकर उससे नफरत करने लगते हैं। मर्द तो मर्द, महिलाएं भी अपनी पुरानी सोच के चलते पीरियड्स वाली औरतों पर जुल्म ढाने लगती हैं। पर हम इस बुराई को ना तो करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। हाँ। ये सुनकर महात्मा जी कहते हैं, अब तो खुश हो ना चुड़ैल? हाँ महात्मा जी, बहुत खुश हूँ। अब तो अब तुम्हारी चुड़ैल योनि से मुक्ति पाने का समय आ गया है। ये कहकर महात्मा जी अपने कमंडल से पवित्र जल लेकर जैसे ही चुड़ैल की तरफ फेंकते हैं, उसे चुड़ैल योनि से मुक्ति मिल जाती है। तान्या अपने पेंटिंग क्लास से लौट रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस बात को इग्नोर करते हुए वो घर की ओर चल पड़ती है। अपने मोहल्ले में पहुंचकर तान्या रुककर उसे डांटते हुए, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बखूबी जानती हूँ आजकल के लड़कों को, बात करने के बहाने लड़कियों को छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। मेरा पीछा मत करो वरना पछताओगे। ऐसा कहकर तान्या वहाँ से आगे बढ़ जाती है, पर उसे महसूस होता है कि रास्ते में कुछ और लोग भी उसे घूर रहे हैं और इतने में सुशील आगे आकर कहता है, मेरी बात सुनिए। तुम अब तक मेरा पीछा कर रहे हो,
तुम मानोगे नहीं ना? मेरी बात सुन लीजिए, आपको खुद को कवर कर लेना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। आप मुझे गलत समझ रही थी। दरअसल आपके कपड़ों में दाग लगे हैं, मैं उसी को कवर करने की कोशिश कर रहा था और इसी कारण से मैं आपका पीछा कर रहा था। ये सुनते ही तान्या को अचानक से याद आता है कि उसके पीरियड्स की डेट आने वाली थी और वो बहुत शर्मिंदा होती है। वो तुरंत अपने दुपट्टे से खुद को कवर करते हुए सुशील से माफी मांगती है। ओह, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आपने मुझे बीच रास्ते में शर्मिंदा होने से बचा लिया। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपका नाम क्या है? मैं सुशील, और आप? मैं तान्या। मैं अब चलती हूँ। थैंक यू। कुछ दिनों बाद ऑफिस से लौटते वक्त एक बार फिर तान्या और सुशील की मुलाकात हो जाती है। कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ, और आप? उस दिन के लिए मैं अब तक शर्मिंदा हूँ। आपने भी सोचा होगा कैसी अजीब लड़की है। प्लीज ऐसा मत सोचिए। आप यहाँ कैसे? जी, आई एम अ वर्किंग वुमन। मेरा ऑफिस यहाँ से पास में ही है। उस दिन से दोनों में बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुशील तान्या की बहुत केयर करता है। कभी कभी तो तान्या के पीरियड्स के दिनों में उसे सैनिटरी नैपकिन भी लाकर दिया करता है। एक दिन सुशील तान्या को एक अच्छे रेस्टोरेंट में सरप्राइज देते हुए प्रपोज करता है और दोनों अपने परिवार की रजामंदी के साथ एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। सुशील की माँ पुराने विचारों वाली रूढ़िवादी औरत थी। शादी के 2-3 दिनों के बाद ही सावित्री तान्या को बुलाती है और कहती है, जी माँ जी, आपने बुलाया? देखो बहू, तुम्हारे घर से बाहर जाकर काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये तुम्हारे और सुशील की आपस की बात है। हाय मोरी अम्मा, माँ जी आपने तो कभी बाहर काम करने नहीं दिया, मगर नई बहू के नखरे उठाए जा रहे हैं। तुम चुप रहो पुष्पा, ज्यादा बीच में ना बोलो। तान्या ध्यान रहे, घर के अंदर मेरे हिसाब से रहना होगा। आप सुशील के साथ साथ मेरी भी माँ हैं। आपकी बातों का मान रखने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरे घर के कुछ नियम कायदे हैं जो मैंने और पुष्पा ने भी निभाए हैं और तुम्हें भी हर हाल में निभाना है। पुष्पा, नई बहू को घर के सारे नियम समझा दो। जी माँ जी। तान्या, सुबह बड़ों से पहले उठ जाना और नहा कर ही रसोई का काम करना। ससुर जी के सामने सर से पल्लू ना उतरे। बहू, और एक बात, बड़ों के सामने आवाज नीची रखना। सबसे महत्वपूर्ण बात, माहवारी आने पर सबसे पहले मुझे बताओगी। इस तरह सावित्री और पुष्पा तान्या को घर के कुछ नियम बताती हैं और तान्या चुपचाप सुनती है। 2 हफ्ते बाद सावित्री की पड़ोसन सरला घर आती है। क्या हुआ, आज तू चहचहा नहीं रही है? कोई बात हुई है क्या? क्या बताऊं सावित्री बहन, मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। अरे ऐसा क्या हो गया? ये आजकल की लड़कियां, मेरी बहू को कल से माहवारी शुरू हुई है और उस महारानी ने मुझसे बिना कहे पूरी रसोई बना दी। हाय राम, ये क्या कह रही हो सरला बहन? वही तो, वो तो मैंने बहू से पूजा करने को कहा, तब उस मरी ने बताया कि उसके माहवारी शुरू हो गई है। बहन, मेरे तो पैरों तले जमीन ही ना रही। फिर तुमने क्या किया बहन? करना क्या था सावित्री बहन, पूरे घर की सफाई की। आज पंडित जी को बुलाकर घर में पूजा करवाई, तो सोचा आकर तुम्हें भी प्रसाद दे दूं। ये तो बहुत बुरा हुआ बहन, ना जाने आजकल की छोकरियों को क्या हो गया है, नियम का मान रखने ही नहीं आता। मैंने तो तान्या को शुरू में ही सब समझा दिया है। चलो अच्छा है, फिर भी ध्यान रखना तुम्हारे घर का हाल भी मेरे जैसा ना हो जाए। एक दिन शाम की चाय बनाते वक्त तान्या को पेट और कमर में दर्द हुआ, तो उसे महसूस हुआ कि उसे पीरियड्स शुरू होने वाले हैं। तान्या अपने कमरे में जाकर सुशील से कहती है, सुशील, तुम मेरे लिए सैनिटरी नैपकिन ला देना, शायद बीच में ही खत्म हो गए, मैं लाना भूल गई। अरे जान, परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना, तुम्हारी सेवा में हमेशा हाजिर। तुम भी ना सुशील, बातें खूब बनाते हो। पुष्पा ये सब सुन लेती है। हाय मोरी अम्मा, माँ जी देखो,
क्या गजब हो रहा है इस घर में? पुष्पा, ज्यादा बातें ना बना, सीधे सीधे बोल। आप यहाँ भोग की तैयारी में लगी हैं और आपकी प्यारी बहू घर को अशुद्ध करती फिर रही है। ये क्या कह रही है? आपकी प्यारी बहू को माहवारी शुरू हो गई है और पैड्स लाने के लिए देवर जी से कह रही थी। मैंने अपने कानों से सुना है, झूठ कहूँ तो कसम लगे। अभी उस करमजली के होश ठिकाने लगाती हूँ। सावित्री फौरन बाहर जाती है, जहाँ तान्या सोफे में बैठी टीवी देख रही होती है। चल कलमुही, मेरा पूरा घर अशुद्ध कर दिया तूने। माँ जी, माँ जी, माँ जी। सावित्री तान्या को एक कमरे में हाथ पकड़कर खींचती हुई ले जाती है। पुष्पा भी उनके पीछे पीछे कमरे में जाती है। सावित्री तान्या पर चिल्लाते हुए कहती है, करमजली, समझाया था तुझे, माहवारी आने पर मुझे बताना। अब ये तकिया और चद्दर पकड़। माँ, मैं आपसे कहने ही वाली थी। बस बस, बहाने ना बना। 1 हफ्ते के लिए तू इस कमरे में रहेगी, किसी से बात नहीं करेगी, किसी को या घर के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएगी। खाना भी मैं तुझे यहीं ला कर दूंगी। ये सब तान्या के लिए बहुत अजीब था। उसके मायके में पीरियड्स के दिनों में उसे मंदिर जाने की मनाही थी, मगर इस तरह से अछूतों वाला व्यवहार तो उसके साथ कभी नहीं हुआ था। उसने सावित्री को समझाने की कोशिश की। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ये सब पहले की बातें हैं। अब तू मुझे ना सिखा कि क्या कब की बात है। इस वक्त तू अपवित्र है और मैं अपना पूरा घर अपवित्र नहीं कर सकती। सावित्री का मान रखते हुए तान्या कुछ नहीं कहती और कमरे की ओर जाने लगती है। तभी सब समझाने के बावजूद अब तुम कहाँ चल दी कलमुही? मैं कमरे से अपने लिए सैनिटरी नैपकिन लाने जा रही हूँ। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कपड़ा दे दूंगी, तुम वही इस्तेमाल करना। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? कपड़े के इस्तेमाल से इन्फेक्शन हो सकता है। मेरे पास नैपकिन है, तो मैं कपड़ा इस्तेमाल क्यों करूं? हाय मोरी अम्मा, हमें तो कुछ ना हुआ। आजकल के नखरे हैं ये सब माँ जी। वही तो, हमने कपड़ा इस्तेमाल करते हुए जिंदगी निकाल दी। हमें तो आज तक कुछ ना हुआ। कपड़ा अपने हाथ की चीज है, कभी भी घर पर ही मिल जाता है। नैपकिन आज हैं, कल क्या करोगी? अरे माँ जी, इसे क्या परेशानी, देवर जी ला देंगे। अपनी सेवा में जो लगा रखा है हमारी देवरानी ने। हे भगवान, कुछ शर्म लाज है कि नहीं तुझे? अब अपने पति से अपना काम करवाएगी तू? बस यही तो देखना बाकी रह गया था मुझे। तीनों बात कर ही रही होती हैं और सुशील सारी बातें सुन लेता है। वो अंदर आकर कहता है, माँ, क्या हो रहा है यहाँ? आप सब इस कमरे में क्या कर रहे हो? देखो सुशील, हम तान्या को हमारे घर के कायदे समझा रहे हैं और ये हमसे बहस कर रही है। मुझे मालूम है माँ, आप किन कायदों की बात कर रही हो। यहाँ सब सुन लिया है मैंने। सुन लिया है तो भी अच्छी बात है। तुम जाओ, मैं देख लूंगी। बहुत हो गया माँ। ऐसे कायदे किस मतलब के, जो घर के सदस्य को घर से ही अलग कर दें और एक औरत होकर दूसरी औरत को अछूत की नजरों से देखे? हाय मोरी अम्मा, देवर जी, पहले तो ये रूप ना देखा आपका। देवरानी जी ने आते ही ये कौन सा जादू कर दिया? पहले नहीं कहा भाभी, वही तो मेरी गलती थी। जो गलत है सो गलत है और कभी ना कभी तो गलत को रोकना होगा ही। ये सब शुरू से चलता आ रहा है। वैसे भी ये आराम ही करेगी यहाँ। कोई पहाड़ तोड़ने को तो कह नहीं रहे हैं हम तुम्हारी तान्या को। माना कि ये आराम करेगी, काम नहीं, पर इतनी तकलीफ में किसी को अकेला छोड़ना क्या सही है माँ? तुमने भी तो इस दर्द को सहा है ना। तुम तो जानती हो कि कैसा महसूस होता है, फिर भी इन रूढ़िवादी नियम कायदों को मान रही हो। अपनी बहू का साथ देने के बदले आप भी उसके साथ वही गलत कर रही हो जो आपके साथ हुआ था। तुम शायद सही कह रहे हो बेटा। कम से कम मुझे तान्या को समझना चाहिए था। अब तुम चिंता मत करो, तान्या के साथ वो सब नहीं होगा जो मेरे जैसी कई माँ बहन और बेटी के साथ हुआ था। मुझे पता था माँ, तुम मेरी बातों को जरूर समझोगी। तान्या बेटा, अपने कमरे में चलो। सुशील तुम्हारे लिए हॉट बैग लेकर आता होगा। उस दिन के बाद से तान्या को कभी अलग कमरे में नहीं रखा गया और